आज हम लोग कुछ इस तरह से डिजाइन किए हैं कि इन बातों के बारे में बात करेंगे। पहला, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। दूसरा, एक एग्जांपल है, उसको सॉल्व किया जाएगा। फिर डेफिनेशन ऑफ द वेरियस टर्म्स, करंट, डेंसिटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, इन टर्म्स के बारे में सीखेंगे। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ आइदर रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो मटेरियल्स को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये क्या आधार है इनके बंटवारे का, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मान लीजिए कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है किसी मटेरियल का, से एल्युमिनियम। ये कंडक्टर है एल्युमिनियम का, मान लेते हैं, जिसकी लंबाई L है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 बराबर है। तो इसका रेजिस्टेंस जो है किन बातों पर निर्भर करता है? तो प्रयोगों द्वारा ये देखा गया है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स। फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। लेंथ ऑफ द कंडक्टर जितना ही ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। सेकेंड फैक्टर है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम कर देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि पतले तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है और मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। ठीक है। और तीसरी चीज जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस निर्भर करता है वो नेचर ऑफ द मटेरियल पर। नेचर ऑफ द मटेरियल, ये नेचर ऑफ द मटेरियल क्या होता है? अब जैसे मान लीजिए कि दो वायर लिए गए हैं, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, ज्योमेट्रिक है ना, शेप साइज में सब कुछ मामले में सेम है ना। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, लेंथ जो है दोनों की क्या है? एल के बराबर है। ठीक है, दोनों की लेंथ बराबर है, क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर है। तो अगर R प्रोपोर्शनल टू L है तो L तो दोनों का समान है, तो रेजिस्टेंस समान होना चाहिए। R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? समान है, तो वही रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। लेकिन अगर यह एल्युमिनियम का है और यह सिल्वर का अगर है तो दोनों के रेजिस्टेंसेज अलग अलग पाए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मटेरियल के बदल जाने से भी रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी को हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी निर्भर करता है। ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स को अगर आपस में कनेक्ट करें तो आप लोगों ने पढ़ा है R समानुपाती होगा, प्रोपोर्शनल होगा L बाई A, और R इज इक्वल टू रो इनटू L बाई A। ठीक है। तो यहाँ पर रो जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। और इसी में नेचर ऑफ द मटेरियल छुपा हुआ है, जिसकी रेजिस्टिविटी, अब देखिए लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर दो वायर्स के समान है तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टिविटी ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टिविटी कम होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। यहाँ पर एल्युमिनियम और सिल्वर के दो वायर्स यूज किए जा रहे हैं, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया और सेम लेंथ के। तो L और A फैक्टर तो सेम है, लेकिन एल्युमिनियम का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है और सिल्वर का रेजिस्टिविटी जो है वो कम होता है। तो निश्चित रूप से सेम ज्योमेट्री वाले सिल्वर के कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा और एल्युमिनियम का क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी ज्यादा है। ठीक है। तो रेजिस्टिविटी में ही नेचर ऑफ द मटेरियल छुपा हुआ है।
एक्चुअली नेचर ऑफ द मटेरियल से मतलब आप देखिए इलेक्ट्रॉन चल रहा है कंडक्टर के भीतर, जब करंट बहती है तो इलेक्ट्रॉन चलता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को क्या एनवायरनमेंट मिल रहा है चलने के लिए, अंदर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन आसानी से उसमें चल सकता है कि नहीं चल सकता। अगर नहीं चल सकता आसानी से तो रेजिस्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, और अगर आसानी से चल सकता है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही है कि अगर स्मूथ सड़क है और उस पर आपको गाड़ी चलाने के लिए दिया जाए तो आप बहुत आराम से चला लेंगे, बिना ब्रेक लगाए हाई स्पीड से चल सकते हैं। और अगर आपको रफ सरफेस अगर दे दिया जाए, एक सड़क ऐसी है जो जगह जगह से टूटी हुई है, तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ सकती है, और दूसरी बात आपको कष्ट ज्यादा होगा। तो बिल्कुल कंडक्टर के भीतर की आंतरिक संरचना क्या है उस पर भी निर्भर करता है कि उसकी रेजिस्टिविटी क्या आएगी, ठीक है। अगर आंतरिक संरचना गड़बड़ है तो चार्जेस को चलने में दिक्कत ज्यादा होगी, तो रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होगी, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिविटी मटेरियल का गुण होता है, वो किसी सैंपल ऑफ द मटेरियल का गुण नहीं होता। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर दो रॉड ले लिए जाए कि ये मान लीजिए एल्युमिनियम है और एल्युमिनियम का ही ये ले लिया जाए दूसरा रॉड, तो इसकी लंबाई मैंने बढ़ा दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है घटा दिया, ठीक है। तो दोनों बने हैं एल्युमिनियम के, यह और यह दोनों एल्युमिनियम के बने हुए हैं, तो दोनों के रेजिस्टेंसेज अलग अलग होंगे क्योंकि इसका लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है अलग अलग है दोनों का, तो रेजिस्टेंसेज अलग अलग होंगे, लेकिन रेजिस्टिविटी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो सर रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, आइए इसी फार्मूला 1 से हम लोग निकाल लेते हैं रेजिस्टिविटी के डेफिनेशन, ठीक है। ओके, फार्मूला 1 ये है, तो मान लीजिए कि किसी मटेरियल का हमने एक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ क्या है 1 यूनिट के बराबर है, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 यूनिट के बराबर है, ठीक है। दोनों ही 1 यूनिट है, तो इक्वेशन नंबर 1 में रखिए तो R बराबर क्या होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू L बराबर 1 है और A बराबर 1 है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट, किसी पदार्थ का जो रेजिस्टिविटी है उस पदार्थ के उस वायर के रेजिस्टेंस के बराबर है जिसकी लंबाई क्या है 1 यूनिट के बराबर है और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट के बराबर है, और करंट उसमें जो बह रही है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टिविटी कब रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है, जब कंडक्टर की लंबाई 1 यूनिट हो जाती है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया 1 यूनिट हो जाता है, और करंट जो है किसी भी क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल डायरेक्शन में फ्लो करता रहता है, ठीक है। ओके, ये क्या समझा रहे हैं सर आप, जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए अगर मान लीजिए कि आपने लीड अगर ऐसे जोड़ा है तो ये देखिए ये ऐसे जाएगा, तो जो इसकी फिजिकल लेंथ है उतनी ही लेंथ करंट को चलने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अगर आपने लीड यहाँ पर जोड़ करके कनेक्शन ऐसे कर दिया और यहाँ पर कर दिया, तो करंट देखिए वो ऐसे जा रही है, ठीक है। तो करंट के लिए पाथ क्या है, ऐसे मिल रहा है, यह लंबाई जो है इसकी फिजिकल लंबाई से थोड़ी सी ज्यादा होगी, ठीक है। तो करंट को आपको हमेशा ऐसे रखना है नॉर्मल डायरेक्शन में, यहाँ क्रॉस सेक्शन ले लिए तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए, ताकि फिजिकल लेंथ और करंट के लिए जो अवेलेबल लेंथ है दोनों क्या हो जाए, बराबर रहे। अब रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या होगी, R इज इक्वल टू क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 से रो इज इक्वल टू क्या होगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा आपका R इंटू ए बाई एल। R का जो है ओम होता है ऐसा यूनिट, और क्रॉस सेक्शन एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ का मीटर होता है, कट जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू ओम मीटर, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा ही यूनिट क्या है, ओम मीटर है, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने समझ लिया कि किन फैक्टर्स पर जो है किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। हम लोगों ने देखा कि वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया और नेचर ऑफ द मटेरियल। और यहाँ से हमें एक नए फिजिकल पैरामीटर की जानकारी मिल रही है जिसका नाम है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल का गुण होता है, जैसे ये एल्युमिनियम रॉड है, ये एल्युमिनियम रॉड है, तो दोनों की रेजिस्टिविटी सेम होगी, लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है सैंपल का प्रॉपर्टी होता है, कौन से कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं,
और रेजिस्टिविटी जो होता है वो सैंपल का क्या मटेरियल उसका गुण होता है। अगर जब तक मटेरियल नहीं बदलेगा तब तक रो नहीं बदलेगा, रेजिस्टिविटी में बदलाव नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये प्रश्न पूछा गया है कि वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ, व्हाट विल बी इट्स पॉइंट नंबर 1 न्यू रेजिस्टिविटी एंड सेकेंड पॉइंट न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार मान लीजिए कि ये कंडक्टर जो है लंबाई का है और क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस, अच्छा पहली बात ये है कि इसका रेजिस्टिविटी और इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, इसी को खींच करके 3L कर दिया गया है। तो खींच देने से अगर ये कॉपर है तो एल्युमिनियम है तो बदलेगा नहीं। तो रेजिस्टिविटी तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है और चूंकि मटेरियल में बदलाव नहीं हो रहा है इसलिए रेजिस्टिविटी में कोई बदलाव नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब आप इसको खींच करके इतना लंबा कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा। क्यों पतला हो जाएगा? ताकि वॉल्यूम क्या रहे, सेम रहे। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू लेंथ एल, है ना। और जब ये 3 गुना लंबाई तक आपने खींच दिया है तो इसका लंबाई 3L हो गया और क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश मान लीजिए हो गया है। तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लंबाई बढ़ सकता है, चौड़ाई में परिवर्तन हो सकता है, क्रॉस सेक्शन एरिया बदल सकता है, बट रीमोल्डिंग ऑफ एनी सॉलिड डज नॉट चेंज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो रीमोल्डिंग से इसका जो है वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। तो इस दशा में जो वॉल्यूम मैंने निकाला वो ये है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू लेंथ, और यहां पर निकाला तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए डैश मान लिया और लेंथ 3 गुना हो गया है तो 3L कर दिया। तो ए डैश भला क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 3 हो जाएगा, यानी ए डैश इज इक्वल टू ए बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर लेंथ 3 गुना हुआ है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा। तो पुरानी परिस्थिति में रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू एल बाई ए। नई परिस्थिति में रेजिस्टेंस आर डैश इज इक्वल रो तो वही रहेगा, लेकिन एल क्या हो गया, 3L हो गया। ए क्या हुआ, ए बाई 3 हो गया। ठीक है, तो ये 3 ऊपर जाएगा तो ये 9 इंटू रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा। रो इंटू एल बाई ए क्या है, पुराना वाला आर, तो आर डैश इज इक्वल टू 9 इंटू आर, यानी जो नई अवस्था में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, पुरानी अवस्था के रेजिस्टेंस का 9 टाइम्स हो जाएगा। फिजिक्स वाइज समझिए, लंबाई बढ़ने पर रेजिस्टेंस का क्या होता है, बढ़ता है। तो लंबाई 3 गुना हो गई तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया के घटने पर भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया अगर 1/3 हो गया तो रेजिस्टेंस ट्रिपल हो जाएगा। तो लंबाई के बढ़ने से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया के घटने से भी रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दोनों कारण 3 गुना बढ़ रहा है। तो 3 इंटू 3 बराबर 9 टाइम्स हो जाएगा। तो फिजिक्स वाइज ये ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो अच्छी बात ये है वो ये है कि रीमोल्डिंग, क्लास 10th में आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, जब रीमोल्डिंग किया जाता था, क्ले को रीमोल्डिंग किया जाता था, वैक्स को रीमोल्डिंग करके यह शेप वो शेप कर दिया जाता था। तो मैंने बताया था आपको कि रीमोल्डिंग डज नॉट चेंज द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम इसका और इसका सेम है, हाँ, और मटेरियल भी नहीं बदल रहा है तो रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम है। उससे हम लोगों ने निकाल लिया कि जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का 9 गुना होगा। ठीक है, यहाँ पर दो कंडक्टर 1 और 2 हैं। ठीक है, दोनों में करंट आई बह रही है। कितनी करंट बह रही है, आई बह रही है। इसमें देखिए ये सीधा सीधा है, लेकिन यहाँ पर मैंने ला करके क्या कर दिया, थोड़ा सा मोड़ करके ऐसे कर दिया है। ठीक है, दोनों में करंट आई बह रही है और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो जो है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ठीक है, तो दोनों में करंट की मात्रा समान है, मतलब इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सब जगह करंट क्या है, सेम है। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सेम है।
लेकिन आप देखिए यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दिया गया है, तो कम जगह में वही चार्ज गुजर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट करिए और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, तो दोनों जगहों पर जो पर यूनिट एरिया जो अमाउंट ऑफ करंट बह रही वो अलग अलग है। यहाँ पर क्या है, पर यूनिट एरिया, इसे करंट आई जा रही है, एरिया ए है, तो चार इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया जो है वो यहाँ से कम है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ए डैश, इसका एरिया अगर ए डैश के बराबर अगर मान लिया जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया जो है कम फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो इसको फिजिक्स में एक टर्म से डिफाइन किया गया है और उस टर्म का नाम है करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी क्या है? Current density at any point inside a conductor is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge at that point. ठीक है, किसी पॉइंट पर अगर आप करंट डेंसिटी के बारे में बात करते हैं तो वहां एक यूनिट एरिया को हेल्ड कर लीजिए और उसके नॉर्मल डायरेक्शन में, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। करंट क्या होता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर यूनिट एरिया कर दीजिए। तो चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द गिवन एरिया पर यूनिट एरिया विल गिव यू द करंट डेंसिटी। ठीक है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस का होता है। ठीक है, और ये किसी भी पॉइंट की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और इसके लिए सिंबल क्या होता है? जे होता है। ठीक है, ओके। अब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि कहीं पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है वो ऐसे है। ठीक है, किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो इस तरीके से है और वहां पर जो एरिया है वो एरिया कुछ इस तरीके से है। तब एरिया का डायरेक्शन तो भैया इधर हो गया और करंट फ्लो का डायरेक्शन क्या हो गया? इधर हो गया। एरिया का डायरेक्शन इधर हो गया। ठीक है, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो हम क्या करेंगे कि इसका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे, है ना, नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका प्रोजेक्शन परछाई अगर निकाला जाएगा तो कितना आएगा? ये इस डायरेक्शन में, ये इसकी परछाई, इस एरिया का करंट के बहने के नॉर्मल डायरेक्शन में जो परछाई आएगा वो क्या आएगा? वो a cos थीटा के बराबर आएगा। मतलब कहने का मतलब कि एरिया वेक्टर और करंट वेक्टर अगर सेम, एरिया वेक्टर करंट की दिशा में अगर नहीं हुई, ठीक है, तब क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर का वो कंपोनेंट लेंगे उस पॉइंट पर जिधर करंट फ्लो कर रही है उस पॉइंट पर। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो J हो जाएगा वो बोला क्या हो जाएगा? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। देखिए नॉर्मल जो है करंट फ्लो का वो कितना है? a cos थीटा के बराबर है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट होता है बाय a cos थीटा। सो इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J इंटू a इंटू cos थीटा। ठीक है, तो अब J एक वेक्टर है और A एरिया एक वेक्टर है। ठीक है, J का डायरेक्शन वही होता है जो डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का होता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, तो J का डायरेक्शन इधर की तरफ है और एरिया का डायरेक्शन इधर की तरफ है, तो J डॉट A कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? आपको इलेक्ट्रिक करंट मिल जाएगा। ठीक है, भला इसको डेंसिटी क्यों बोलते हैं? करंट डेंसिटी। देखिए पर यूनिट एरिया, अमाउंट ऑफ करंट पर यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहा है, इसलिए डेंसिटी वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा टर्म हमारे सामने है कंडक्टेंस का। तो कंडक्टेंस का क्या अर्थ है? यह द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द ईज विद विच इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो थ्रू इट। इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स रेजिस्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल G। जैसे रेजिस्टेंस जो है वो कठिनाई को नापता है कि कितनी कठिनाई से चार्ज जो है किसी कंडक्टर में से गुजर रहा है। तो कंडक्टेंस जो है वो इस बात को नापता है कि कितनी आसानी से वो बह रहा है। ठीक है,
और मैथमेटिकली हम कंडक्टेंस को जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्स से निकाल लेते हैं। सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाई रेजिस्टेंस, तो G इज इक्वल टू 1 बाई आर। और एस आई यूनिट क्या होगा, आर का क्या होता है, ओम होता है, तो ये ऊपर जाएगा तो ओम इन्वर्स हो जाएगा। कुछ साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको पलट दिया, एम को पहले कर दिया, इसको बीच में, वो को इधर, तो महो हो गया, ठीक है। या सीमेंस कैपिटल एस होता है, ठीक है ना। तो कंडक्टेंस की यूनिट्स का जरा सा ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी कंफ्यूज करता है, ठीक है। ओके, तो हम समझते हैं कंडक्टेंस का मतलब भी क्लियर हो गया। इट मेजर्स द ईज विथ विच द चार्जेस फ्लो in the conductor and it is inverse of the resistance of the conductor। जैसे अभी हम लोगों ने कंडक्टेंस देखा, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, उसी तरह से एक टर्म डिफाइन किया गया है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड इट्स कंडक्टिविटी एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा। दस कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रो। और एस आई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी क्या है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, आर महो मीटर इनवर्स, आर सीमेंस मीटर इनवर्स है। बस इसके बारे में इतनी जानकारी रखिए। कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल की अगर ज़्यादा है, इसका मतलब वह गुड कंडक्टर है और उसकी रेजिस्टिविटी कम है, और कंडक्टिविटी अगर किसी मटेरियल का कम है तो उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मतलब वो खराब कंडक्टर है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स हम लोग जो है क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन खराब कंडक्टर है, ठीक है। उसको जस्ट आगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में, खासतौर से सॉलिड मटेरियल्स में। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी हम लोग जो सॉलिड्स हैं उनको 3 कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो मटेरियल होते हैं जिनके भीतर से आसानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है, यानी चार्जेस फ्लो कर सकते हैं, तो इसलिए इनका उपयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे वायर, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, एल्युमिनियम वायर, इनका उपयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है। और इनकी रेजिस्टिविटी रेंज जो होती है वो 10⁻⁸ ओम मीटर से लेकर के 10⁻⁶ ओम मीटर के बीच में होती है, ठीक है। फिर एक अलग तरह के मटेरियल है जिनका नाम सेमीकंडक्टर है, वो उनका रेजिस्टिविटी रेंज 10⁻⁶ ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर है। और इंसुलेटिंग मटेरियल है जिनकी जो रेजिस्टिविटी है 10⁻⁴ ओम मीटर से ज्यादा होता है, या 10⁻⁴ ओम मीटर से लेकर के 10⁻18 ओम मीटर वगैरह के आसपास तक होता है, ठीक है। तो जो इंसुलेटर्स हैं उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने का आउटकम क्या होता है, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाने के लिए जो कवरिंग प्लास्टिक वगैरह की लगाई जाती है वायर्स के ऊपर, वो क्या है, वो इंसुलेटर्स हैं। क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसलिए उनके भीतर चार्जेस फ्लो नहीं कर पाते हैं, और फ्लो नहीं कर पाते हैं तो उससे शॉक नहीं लगता है। इन दोनों इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स के बीच में एक मैजिकल मटेरियल है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। इसका रेजिस्टिविटी 10⁻⁶ ओम मीटर टू 10⁻⁴ ओम मीटर के बीच में हो सकता है। सबसे जादुई बात यह है कि अगर कोई सेमीकंडक्टर है, और तो देखिए कंडक्टर हो या इंसुलेटर हो, दिए हुए तापमान पर जो है उसकी रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर्स में ये जादुई बात है कि एक ही तापमान पर एक ही मटेरियल की कई रेजिस्टिविटी तैयार कर सकते हैं। वो कैसे, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिला करके, कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला करके इनकी रेजिस्टिविटी को बदला जा सकता है, और यही इसको आज के समय में महत्वपूर्ण मटेरियल बनाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड्स को जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तीनों के अपनी अपनी जगहों पर उपयोग है। कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सेमीकंडक्टर्स में क्या है, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ चार्जेस को जनरेट कराया जाता है, ठीक है। ओके, तो
please like, subscribe and press the bell icon.